शैली और राजीव दोनों की आंखें नम हो गई। दीपिका ने रोंदे हुए गले से कहा, बेटा उठ जा, उठ जा आर्यन, मेरे बच्चे। दीपिका ने हाथ जोड़कर शैली की तरफ देखकर कहा, क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे को शैली? मेरा इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है, इसे बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी जान भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगी। शैली कुछ भी नहीं बोल पाई। उसने अपनी आखिरी कोशिश करने के लिए अपने बैग से खास सुनहरे कागज को निकाला और आर्यन के ऊपर चिपकाया, लेकिन उसे अब भी वो मंत्र याद नहीं आ रहा था। उन दोनों आत्माओं को उलझा कर रखना जरूरी था, वरना वो आत्मा अगर आर्यन के शरीर में घुस जाएगी तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। राजीव शैली की मदद करने के लिए उन आत्माओं को काबू करने की तरकीब सोचने लगा। उसने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे वहां पर एक दो खिलौने रखे हुए दिखे। वो धीरे से एक खिलौने के पास गया और उसने उस बंदर में चाबी भरी और वो बंदर ताली बजाने लगा। बंदर को ताली बजाते देख उन दो बच्चों की आत्माओं का ध्यान उस बंदर की तरफ चला गया। बच्चों की आत्मा अब खुश होकर बंदर की तरफ देखने लगी। शैली को उन आत्माओं पर काली का चक्र बने हुए कागजों को फेंकने का मौका मिल गया। शैली ने अपनी आंख बंद करके उन मंत्रों को याद करने की कोशिश की और इतनी कोशिशों के बाद उसे वो मंत्र याद आ गया। उसने तुरंत मंत्र पढ़कर उन आत्माओं पर काली का चक्र बने हुए कागज को फेंक दिया। उन आत्माओं की चीख निकलने लगी और शैली ने उनको अपनी मुट्ठी में बंद करके पॉकेट में डाल लिया। राजीव की नजर खिड़की पर पड़ी। अभी तक जहां चारों तरफ अंधेरा था वहां चांद निकल आया था। आर्यन की मां दीपिका तुरंत अपनी जगह से उठकर आर्यन की तरफ बढ़ी। उसने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरा बच्चा तू ठीक है? शैली और राजीव ने देखा कि जिस आर्यन की सांस थम चुकी थी उसकी सांसें वापस चलने लगी थी और उसने अपनी आंखें भी खोल दी थी। दीपिका ने पूछा, क्या अब ये पूरी तरह से ठीक है? शैली ने जवाब दिया, आर्यन का शरीर उन आत्माओं से आजाद हो चुका है, बस ये थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन अच्छे खान पान से बस ये कुछ दिनों में पहले की तरह हो जाएगा। दीपिका ने नम आंखों से कहा, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शैली ने मुस्कुराकर कहा, आप आर्यन का ध्यान रखिए, अब हमें निकलना चाहिए। इतना कहकर शैली और राजीव वहां से निकल गए। गाड़ी में बैठने के बाद शैली ने माथे पर शिकन लिए हुए कहा, कोई तो अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है, बार बार ऐसी अजीब अजीब सिचुएशन में फंसना। शैली बोलते बोलते रुक गई। राजीव ने हैरान होकर पूछा, आर्यन में क्या अजीब था? शैली ने जवाब देने की बजाय उससे सवाल कर लिया, तुम्हारा वजन कितना है? राजीव ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, 69.4 kg। पर वजन क्यों? राजीव की बात पूरी होने से पहले ही शैली ने उसकी बात को काटते हुए कहा, आर्यन का भी इतना ही वजन है और उसकी उम्र के हिसाब से ये वजन बहुत ज्यादा है। राजीव ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैं कुछ समझा नहीं। राजीव, इसका मतलब यह है कि अगर मुंशी जी की आत्मा ने हमें उस दिन नहीं उलझाया होता तो आज आर्यन की जगह तुम उस जगह पर होते। मतलब हम भूतलोक में एक दिन पीछे चलने लगे, इसलिए तुम्हारी जगह आर्यन गलती से शिकार बन गया। वो आत्माएं तुम्हारे शिकार के लिए भेजी गई थी। राजीव ने चौंक कर पूछा, लेकिन अगर जो भी इन सब के पीछे है उसे मेरा शिकार करना ही है तो वो बार बार आत्माएं भेजकर मुझे हर जगह क्यों उलझाना चाहता है? और कौन करना चाहता है ऐसा? क्योंकि प्रियंका की आत्मा तो मुक्त हो चुकी है ना? शैली ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह बात तो मेरी भी समझ के बाहर है। शायद वो शक्ति तुम्हें उलझा कर रखना चाहती है और कोई खास वक्त देखकर ही तुम्हें जान से मारने की कोशिश करती है। राजीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बैठ गया और अब ना ही शैली ने कोई बात करी। कुछ ही देर बाद वो लोग शैली के घर पहुंच गए। वो लोग बुरी
तरह से थक चुके थे, इसलिए जाकर सो गए। अगले दिन जब राजीव उठा तो उसने देखा कि शैली के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। राजीव शैली को इधर उधर खोजने लगा, लेकिन शैली कहीं नहीं दिखी। राजीव ने शैली के कमरे का दरवाजा खोला। इतने में ही राजीव की नजर शैली के बेड के ऊपर लगी फोटो फ्रेम पर पड़ी। ये शैली की उन दिनों की फोटो थी जब वो स्कूल में हुआ करती थी। फोटो में शैली ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पहन रखी थी। उस फ्रॉक को देखते ही राजीव को स्कूल टाइम वाली शैली की याद आ गई। ये फोटो फ्रेम राजीव ने ही शैली को उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। उस फोटो को देखते देखते राजीव उस दिन को याद करने लगा जब उसने उसे ये गिफ्ट की थी। शैली का बर्थडे था, इसलिए शैली ने अपने मम्मी पापा को कन्विंस करके अपने फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी रखी थी। उस पार्टी में केक कटिंग के बाद शैली के मम्मी पापा घर चले गए थे और सिर्फ शैली और उसके दोस्त वहां रह गए थे। जब सभी लोग बोन फायर के किनारे बैठकर गेम्स खेल रहे थे, तब राजीव ने शैली को आंखों ही आंखों में इशारा करके अपने साथ आने को कहा। इतना देखकर शैली उठकर राजीव के साथ चली गई। दोनों फार्म हाउस के पीछे वाले गार्डन के झूले पर बैठे थे। शाम के 6 बज रहे थे। राजीव ने शैली के हाथ में एक बॉक्स थमाया। शैली ने एक्साइटेड होकर पूछा, अरे वाह, ये बर्थडे गिफ्ट है क्या? राजीव ने शैली का गाल खींचते हुए कहा, ऑब्वियसली वही होगा ना। शैली ने जब गिफ्ट खोला तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर लाइट पिंक कलर की फ्रॉक निकली, जिसे देखकर ही शैली की आंखें चमक उठी। उसने राजीव को झट से हक कर लिया और कहा, कुछ देर पहले दे देते तो मैं इसे आज ही के दिन पहनती। राजीव ने खुश होकर कहा, हाँ तो अब पहन लो ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी पहन कर आए, चलो तुम कमरे के बाहर रहना। इतना कहकर शैली उठकर कमरे में चली गई। राजीव बाहर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहा था। शैली ने अंदर से आवाज दी, राजीव अंदर आओ ना, आई नीड योर हेल्प। शैली की आवाज सुनकर राजीव अंदर पहुंचा तो उसने देखा शैली फ्रॉक की चेन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे लग नहीं रही थी। उसने राजीव से कहा, अरे देखो मत ना, ये चेन लगाओ। राजीव शैली के करीब जाकर खड़ा हो गया। राजीव ने शैली के गोरे बदन को देखा तो उसे देखता रह गया। राजीव ने चेन लगा दी और शैली को दीवार पर टिकाया। शैली ने शर्माते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? राजीव ने कुछ कहा नहीं, बस शैली को किस कर लिया। शैली ने भी राजीव को रोका नहीं और उसने राजीव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राजीव को दरवाजे की खटखट सुनाई दी। उसका ध्यान टूटा और वो अतीत की यादों से बाहर आया। उसने जाकर देखा, लेकिन दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने दरवाजा खोलने के पहले पूछा, शैली क्या तुम हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। राजीव ने झांक कर देखा तो दरवाजे के बाहर वही बच्चों की आत्मा थी जो उसे पहले भी दिखे थे। वो आत्माएं अंदर आना चाहती थी। राजीव उन बच्चों को अंदर आने नहीं देना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो आत्माएं थी और किसी भी तरह अंदर आ सकती थी। राजीव ने शैली के कमरे के दराज को खोलकर कालिका चक्र से बने कागज को निकाला। उसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, तब तक सारे बच्चे उसके कमरे में घुस चुके थे। राजीव को समझ नहीं आया कि इतने सारे बच्चों की आत्मा उसके पास क्यों आ रही थी। उसके हाथ में सिर्फ 2 कालिका चक्र बने कागज ही थे। जैसे तैसे उसने 2 बच्चों से तो छुटकारा पाया, मगर 5 बच्चे राजीव के पास बढ़ते ही जा रहे थे। राजीव अपना पैर पीछे कर रहा था, तभी वो फिसल कर गिर गया। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे वो किसी ऊंची जगह से नीचे गिर गया। गिरते ही उसकी आंखें झट से बंद हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक जंगल में था। राजीव ने देखा कि जंगल बहुत ही घना और अंधेरों से घिरा हुआ था। वो बच्चे
अब जंगल में भी पहुंच चुके थे। वो ठीक राजीव के सामने खड़े थे। अब वो बच्चे धीरे धीरे राजीव की तरफ बढ़ रहे थे। राजीव ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, दूर रहो मेरे से, मेरे पास मत आना। लेकिन उसकी बातों का उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। राजीव बचकर निकलने की कोशिश में तेजी से भागने लगा। उसे एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन भागते भागते वो जंगल के और अंदर जाने लगा था और भूल भुलैया में फंसता जा रहा था। जंगल के हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। राजीव ने उस जंगल में शैली को आवाज दी, लेकिन शैली का कोई जवाब नहीं आया। जब वो बेहद थक गया और उसकी सांसें फूलने लगी, तब वो रुककर खुद में बुदबुदाने लगा, आखिर मैं यहाँ कैसे और क्यों पहुंच गया? इस जगह से मैं कैसे निकलूं? न मेरे पास कोई शक्ति है और न ही यहाँ शैली। राजीव हांफते हुए घुटनों के बल खड़ा था और खुद से बातें कर रहा था। इतने में ही राजीव को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दलदल में फंस रहा था। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसे एहसास हुआ कि वो सच में दलदल में खड़ा था और उसके पैर धीरे धीरे धंसते जा रहे थे। राजीव ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और इन बच्चों से और इस जगह से छुटकारा पाने के लिए वो जंगल में आगे बढ़कर वो जगह खोजने लगा जहां से वो बाहर निकल सकता था। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये जंगल पेड़ पौधों, पत्तों और फूलों से नहीं, बल्कि इंसानी शरीर से बने हुए थे। राजीव ये सब कुछ देखकर हैरान हो गया। वो खुद में बुदबुदाने लगा, क्या ये कोई बुरा सपना है या मैं सच में इस जंगल में फंस चुका हूं? वो आगे बढ़ता ही जा रहा था और सोच रहा था, इन पेड़ पौधों से तो ऐसी बदबू आ रही है जैसे सारे इंसानी शरीर के हिस्से सड़ रहे हो। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े पेड़ पर पड़ी। उस बड़े पेड़ को देखकर वो डर गया। उसने मन में सोचा, हे भगवान, इस पेड़ से तो खून टपक रहा है और इसकी टहनी इतने सारे मुर्दों से क्यों बनी है? उस पेड़ के हर पत्ते और फूल किसी न किसी इंसान के शरीर से बने हुए थे। उसने देखा कि उस पेड़ में टहनियों की जगह बिना सिर के इंसान का शरीर लटका हुआ था। फूलों की जगह इंसान के सर थे और उसके पत्तों में छोटी छोटी आंखें लगी हुई थी जो राजीव को देख रही थी। उन आंखों से खून की नदियां बह रही थी। वहीं बगल में उसने एक छोटे पौधे को देखा। वो पौधा सिर्फ इंसान की जबान से बना हुआ था। उस पौधे से बहुत तेजी से आवाज आ रही थी, तुम दलदल में फंस चुके हो राजीव, तुम बचकर नहीं जा पाओगे, तुम फंस चुके हो, तुम्हें भी हमारी तरह यहीं रहना होगा, इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम ही हो। राजीव खुद में बड़बड़ा रहा था, ये जगह नर्क से कम नहीं है। जीवन की तलाश में मैं भूतलोक आया था, लेकिन अब जीते जी नर्क का अनुभव कर रहा हूं। उसने उस विशाल पेड़ को ध्यान से देखा। वो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उसमें से भयंकर बदबू आ रही थी। जब उसकी नजर ऊपर पड़ी तो उसने देखा वहां से शायद कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। जैसे ही वो साया राजीव के सामने आया, राजीव की आंखें डर से चौड़ी हो गई, क्योंकि उस साये की शक्ल हूबहू उसकी पत्नी अदिति से मिल रही थी। उस साये ने एक भयंकर आवाज में चीख कर पूछा, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना राजीव, मैं पत्नी थी तुम्हारी, फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया? आखिर राजीव किस दलदल में आकर फंस चुका था? क्या वो अदिति जैसा दिखने वाला साया अदिति ही थी या फिर कोई छला हुआ था? और अगर अदिति थी तो वो राजीव को अपना कातिल क्यों कह रही थी? जानने के लिए सुने ये कहानी। अदिति जैसे दिखने वाले साये की बात सुनकर राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में ढेर सारे सवाल एक साथ घूमने लगे। वो सोच रहा था, अदिति यहाँ पर क्यों है? आखिर उसकी मौत कैसे हुई? क्या ये
सचमुच अदिति है। इतने में ही वो आत्मा राजीव के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। राजीव को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वो भागने लगा। इधर उधर भागते भागते राजीव जंगल के कोने में जा पहुंचा। एक के बगल एक पेड़ ऐसे लगाए गए थे कि उनके बीच से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, मानो पेड़ों की दीवार बनाई गई हो। पहले तो राजीव उन पेड़ों के साथ आगे बढ़ने लगा, मगर न पेड़ खत्म होने का नाम ले रहे थे और न अदिति राजीव का पीछा छोड़ने को तैयार थी। थककर राजीव एक जगह रुका। अदिति उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस आत्मा से कैसे बच पाएगा। उसने लड़खड़ाती जुबान में बोला, आखिर कौन हो तुम? तुम अदिति नहीं हो सकती। तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो? उस आत्मा ने कुछ भी नहीं कहा। तभी राजीव की नजर वहां पर पड़े हुए एक कंकाल पर पड़ी। कंकाल के हाथ को देखकर लग रहा था कि वो लोहे से बना हुआ हो। उसने झट से उस कंकाल के हाथ को उठाया और जल्दी जल्दी पेड़ों पर मारकर अपने भागने की जगह बनाने लगा। जब थोड़ी जगह बन गई तो वो उस पार भागकर निकल गया, लेकिन वो आत्मा अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो आत्मा राजीव को पेड़ों से पटकने के लिए उठाने लगी। राजीव जोर से चीखा, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? लेकिन वो आत्मा नहीं रुक रही थी। कुछ ही देर में पीछे से आवाज आई, रुक जाओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। वो आत्मा वो आवाज सुनकर रुक गई। राजीव के लिए वो आवाज जानी पहचानी थी। उसने मुड़कर देखा तो आत्मा के पीछे शैली खड़ी थी। शैली की आंखें बंद थी और उसके हाथ में सिंदूर था। शैली ने सिंदूर को धीरे से हवा में फूंक मारकर उड़ा दिया। शैली की फूंक से उड़ा हुआ सिंदूर जब पेड़ पर टकराया तो वो पेड़ सूखकर नीचे गिरने लगा। उस आत्मा ने राजीव की तरफ देखकर कहा, आज तो तुम नहीं बचोगे। उसकी आवाज में बहुत सनक और गुस्सा था। उसने राजीव का गला पकड़ लिया। शैली की नजर उस बड़े पेड़ पर पड़ी जो इंसानों के शरीर से बना हुआ था। शैली ने तुरंत अपनी जेब से एक काली का सूत्र निकाला और मंत्र जाप शुरू कर शैली ने अपने मन में कहा, राजीव सुनो मेरी बात, तुम जितनी देर हो सके इस आत्मा को उलझा कर रखो। राजीव जैसे तैसे अपना गला छुड़ाकर इधर उधर भागने लगा और आत्मा भी उसके पीछे जाने लगी। दूसरी तरफ शैली मंत्र जाप कर रक्षा सूत्र उस पेड़ के चारों तरफ लपेटने लगी। अचानक उस पेड़ में आग लग गई। चंद लम्हों में ही वो पेड़ गिरकर जमीन पर गिर गया। दूसरी तरफ अदिति जैसी दिखने वाली आत्मा राजीव से कह रही थी, तुम तो हमारे अच्छे भविष्य के लिए आए थे ना, फिर यहीं क्यों नहीं रह गए? और अगर तुम्हें मुझसे थोड़ा भी प्यार था तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? हम दोनों मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर राजीव दो पल के लिए सोचने लगा। अदिति सही तो कह रही। वो अदिति की बातों पर हामी भरने लगा। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अदिति जैसी दिखने वाली आत्मा की आवाज सुनकर राजीव उसके वश में होता चला जा रहा था। राजीव धीरे धीरे अदिति के साथ जाने लगा। तभी शैली ने पीछे से आवाज दी, राजीव जागो, वो अदिति नहीं है। शैली ने ऐसा कहते हुए उस आत्मा के ऊपर सिंदूर फेंका। देखते ही देखते राजीव को एहसास हुआ कि वो अदिति के पीछे जा रहा था। एकदम से एक झटके से वो उस आत्मा की तरफ देखने लगा जो धीरे धीरे सफेद प्रकाश में बदलने लगी थी। कुछ ही देर में वो आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। राजीव शैली की तरफ बढ़ा और उसने पूछा, अगर ये अदिति नहीं थी तो कौन थी? शैली ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ कहा, ये तो मैं भी नहीं जानती कि ये कौन थी, पर मुझे यकीन है कि ये अदिति नहीं थी। शैली ने राजीव की आंखों पर अपना हाथ रखा और कुछ ही पल में उसे अपने बिस्तर पर पाया। शैली ने अपनी आंखें बंद करके राजीव के मुंह पर हाथ रख दिया
और कहा, अब मुझे नींद आ रही है, कुछ सवाल पूछकर डिस्टर्ब मत करना। और हाँ, वो अदिति नहीं थी। शैली तुरंत ही गहरी नींद में सो गई। उसका हाथ अब भी राजीव के मुंह पर ही था। राजीव ने भी उसके हाथ को नहीं हटाया। वो शैली को सोते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। वो उसकी प्यारी सूरत देखकर कुछ देर पहले जो भी डरावना हादसा हुआ वो सब भूल चुका था। उसने शैली को ब्लैंकेट उड़ा दिया। उसे सोता देख उसे वो दिन याद आ गया जब उन दोनों ने पहली बार एक साथ रात गुजारी थी। स्कूल की तरफ से 2 दिन के लिए ट्रिप पर सभी स्टूडेंट्स को ले जाया गया था। रात हो गई थी, इसलिए सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। राजीव और शैली छिपकर कमरे से बाहर निकलकर एक दूसरे से मिलने आए। शैली ने राजीव से कहा, अगर टीचर्स ने हमें देख लिया तो? राजीव ने उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, आवाज मत करो वरना पक्का देख लेंगे। शैली ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक है, स्कूल बस खड़ी हुई है, उसमें बैठे क्या कुछ देर। राजीव ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भर दी। दोनों स्कूल बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बाहर बहुत भीनी सी महक के साथ हवा चल रही थी। शैली ने ब्लैक शॉर्ट्स और ब्लैक नाइट शर्ट पहन रखी थी। शैली ने मुस्कुराकर पूछा, हम छिपकर क्यों मिल रहे हैं? क्यों, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना नहीं पसंद क्या? राजीव की आवाज में शरारत थी। शैली उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। राजीव और शैली बेहद करीब चिपक कर बैठे हुए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश शुरू होने लगी थी। शैली ने राजीव के कंधे पे अपना सिर रखा हुआ था। शैली ने मस्ती में कहा, मौसम तो बहुत रोमांटिक हो रखा है। राजीव ने भी उसी मस्ती भरे अंदाज में कहा, तो कुछ नहीं, मैं तो बस बता रही थी। राजीव ने शैली के करीब जाकर उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहने के बाद दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे। दोनों उस पल के आगोश में थे। राजीव ने शैली के कान के पास जाकर धीमी आवाज में शैली से पूछा, क्या हम अपनी इंटीमेसी को लेवल अप कर सकते हैं? शैली ने राजीव की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने कब मना किया? शैली और राजीव पहली बार इतने करीब थे। उन दोनों के बीच जो कुछ भी हो रहा था वो सारी फीलिंग्स वो लोग पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहे थे। वो रात, वो बारिश और वो पल उन दोनों के प्यार का गवाह बन रहा था। पुरानी यादों को याद करते करते अब राजीव की भी आंख लग चुकी थी। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने देखा कि शैली अब तक सोई हुई थी। राजीव उठकर बाथरूम में नहाने गया। राजीव नहाने के बाद किचन में चला गया और खुद से कहा, आज मुझे अपने शेफ वाले अवतार में आना पड़ेगा। और उसने खाना बनाना शुरू किया। 1-1.5 घंटे के बाद शैली किचन में आई। राजीव ने देखा कि वो बिल्कुल नहाकर तैयार थी। शैली ने मुस्कुराकर कहा, खाने से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। राजीव भी मुस्कुराया और कहा, आकर देखें कैसा है। उन लोगों ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और खाना खाने लगे। पहली बाइट खाते ही शैली ने कहा, वाह क्या स्वाद है यार, तुम तो सच में बहुत अच्छे कुक निकले। राजीव उसकी बात सुनकर हंसने लगा। इतने में ही शैली का फोन बजने लगा। उसके फोन पर सिद्धनाथ का फोन आ रहा था। फोन उठाकर शैली ने कहा, बोलो सिद्धनाथ। दूसरी तरफ से सिद्धनाथ ने कहा, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए थी, क्या आप मेरे घर आ सकती हैं? शैली ने तुरंत पूछा, कुछ सीरियस है क्या? हाँ, अगर जल्दी हो सके तो जल्दी आ जाइए। शैली ने जल्दबाजी में कहा, ओके बस अभी आ रही हूं। ऐसा कहकर शैली ने फोन रख दिया और राजीव की तरफ देखते हुए कहा, हमें सिद्धनाथ के घर जाना होगा। राजीव ने हैरानी से पूछा, क्यों? अर्जेंट है, उसे कोई मदद चाहिए
तुम चलोगे ना मेरे साथ? राजीव ने शैली की तरफ देखकर कहा। हाँ, ऑफ कोर्स। शैली ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, चलो फिर जल्दी। राजीव और शैली कार में बैठकर निकल गए। कुछ ही देर बाद वो लोग सिद्धनाथ के घर पहुंचे। सिद्धनाथ ने उन लोगों को आते देखकर कहा, थैंक यू आने के लिए, मुझे कुछ बताना है। शैली ने तुरंत कहा, अब बताओ क्या बात है। सिद्धनाथ ने बोलना शुरू किया, मेरे पास एक आदमी अजीब सी रिक्वेस्ट लेकर आया था। उसने कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, लेकिन मेरे लिए बस एक आदमी को खोजना होगा। और ऐसा कहकर उसने 500 सोने के सिक्के दिए। राजीव और शैली को वो सिक्के देखकर याद आया कि ये हूबहू वैसे ही सिक्के थे जो राजीव के एनजीओ में गिरे हुए थे। राजीव ने तुरंत शैली की तरफ देखकर कहा, ये पाताल में भी चलने वाले 500 साल पुराने सिक्के हैं क्या? शैली ने हाँ में सिर हिलाया। इतने में ही सिद्धनाथ ने आगे कहा, फिर कुछ ही दिन बाद वो आदमी दोबारा आया और मेरे जन्मदिन का तोहफा दिया। साथ ही उसने कहा था कि जिस दिन मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उस दिन मुझे ढूंढ निकालना, और फिर मुझे 500 और सिक्के देकर चला गया। शैली ने तुरंत कहा, मेन मुद्दा क्या है? सिद्धनाथ ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इन सिक्कों का क्या करूं, और वो आदमी मुझसे चाहता क्या है, और फिर इतने पुराने सिक्के उसके पास आए कहां से? लेकिन उससे भी अजीब बात यह है कि उसके बाद फिर एक दिन हूबहू उसके जैसा दिखने वाला दूसरा आदमी आया, और उसने भी मुझे कुछ पैसे देकर कहा कि एक आदमी को खोजना है। जब मैंने उससे कहा कि आप तो पहले भी आए थे ना, तब वो कहने लगा कि मैं तो आपके घर में पहली बार आ रहा हूं, मैं तो एक साधारण आदमी हूं, मैंने ना ही कभी वो सोने के सिक्के देखे जिनकी आप बात कर रहे हैं। वो कहने लगा कि वो अपनी जीवन की जमा पूंजी लेकर आया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिद्धनाथ ने अपनी बात खत्म की। राजीव ने शैली की तरफ देखकर पूछा, ये सब बहुत अजीब है ना, ये कैसे पॉसिबल है? शैली ने राजीव को आंखों से इशारा करके कहा, कुछ तो गड़बड़ है। शैली की इस बात से राजीव ने मन में सोचा, नहीं प्लीज, मैं एक और मुसीबत के लिए तैयार नहीं हूं। शैली अब सिद्धनाथ की तरफ बढ़ी। उसने अपनी उंगलियों को हवा में फिराया और शक्ति के इस्तेमाल से कमरे के सभी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रही थी। वो सिद्धनाथ के पास गई और उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, कौन हो तुम? तुमने सिद्धनाथ के शरीर पर कब्जा क्यों किया है? ये सुनते ही सिद्धनाथ अजीब तरीके से हंसने लगा और कहा, आखिर पहचान ही गई। ये कहते हुए सिद्धनाथ का चेहरा बदलने लगा। उसकी शक्ल पर झुर्रियां उगने लगी। वो किसी और आदमी में बदल गया और भागकर दीवार से टकराकर गायब हो गया। उसके जाते ही जमीन पर पेड़ का एक पत्ता गिरा हुआ था। उसे उठाकर शैली ने राजीव से कहा, सिद्धनाथ की जान खतरे में, हमें उसे जल्दी खोजना होगा और उसकी जान बचानी होगी। वो आत्मा हमें यही चैलेंज देने आई थी कि उसे बचा सको तो बचा लो। कहां और किस हाल में होगा सिद्धनाथ? क्या शैली और राजीव उसे बचा पाएंगे? क्या शैली और राजीव जान पाएंगे वो कौन सी आत्मा थी जो चैलेंज करने आई थी? जानने के लिए सुने ये कहानी। शैली की बात सुनकर राजीव चौंक गया। उसने घबराहट में शैली से पूछा, अब हम क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कि सिद्धनाथ कहाँ है? शैली ने अपने माथे पर शिकन लिए हुए राजीव से कहा, राजीव, सबसे पहले तो हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। ज्यादा देर इस घर में रुकना भी खतरनाक हो सकता है। राजीव ने शैली की बात पर हामी भरी और दोनों जल्दी जल्दी सिद्धनाथ के घर से बाहर निकले। कार में बैठते वक्त राजीव के मन में बहुत से सवाल थे। वो शैली की तरफ देखकर पूछ रहा था, उसे ढूंढेंगे कहां? शैली ने परेशान आवाज में कहा, कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। उस आत्मा ने हमें चैलेंज दिया है, इसका मतलब वो कुछ वक्त तक सिद्धनाथ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। थोड़ी ही दूर जाने पर राजीव और शैली ने देखा
कि पास में ही बहुत सारे लोग इधर उधर चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने वहीं गाड़ी रोकी। वहां काफी देर भटकने के बाद राजीव को एक आदमी दिखा। उस आदमी की आंखों में देखकर राजीव बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। आंखों के अंदर कुछ भी सफेद नहीं था। वो आदमी राजीव को घूरे जा रहा था। राजीव को देखकर शैली ने तुरंत कहा, राजीव, उस आदमी से आंखें मत मिलाओ। दूर खड़ा वो आदमी चारों तरफ से बहुत से लोगों से घिरा हुआ था। शैली ने उस मंजर को देखकर राजीव से कहा, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ लाशें हैं। इनकी आत्माएं कब का इनका शरीर छोड़ चुकी है। वो आदमी दिखने में बिल्कुल सिद्धनाथ की तरह लग रहा था। राजीव ने शैली की तरफ देखकर पूछा, क्या इस अजीब आंखों वाले ने सिद्धनाथ को मार दिया होगा? शैली कोई जवाब देती उससे पहले ही दूर खड़ा वो आदमी कुछ पल के अंदर ही राजीव के पास आ गया और जोर से चिल्लाया, मुझे सिद्धनाथ नहीं, तू चाहिए राजीव, तू। राजीव कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही उस आदमी ने राजीव पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। आत्मा राजीव की तरफ चाकू फेंक रही थी। वो चाकू काफी तेज और धारदार थे। राजीव अपनी कोशिश करके जैसे तैसे चाकू से बचकर निकल रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक उसके वार से नहीं बच पाएगा। शैली ने जादुई भस्म और रक्षा सूत्र निकाला और मंत्रों का उच्चारण करके उस आदमी के ऊपर फेंक दिया। एक जोरदार चीख के साथ वो आदमी वहां से गायब हो गया। राजीव और शैली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन उन दोनों की मुस्कान 2 पल में ही खत्म हो गई, क्योंकि वो आदमी दोबारा किसी और जगह पर प्रकट हो गया। उसने राजीव को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि राजीव घबरा गया, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज आई, तुम डरो मत, हम इससे निपट सकते हैं। यह आवाज शैली की थी। शैली ने बिना बोले ही अपने मन में ये सोचकर राजीव तक अपना मैसेज पहुंचा दिया था। वो आदमी धीरे धीरे राजीव को दोबारा नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। शैली ने दोबारा कालिका सूत्र में मां काली के आशीर्वाद से बने भभूत को लगाकर उस आदमी के करीब जाकर उसके शरीर पर डाल दिया। ऐसा करते ही वो आदमी कमजोर पड़ने लगा। तभी शैली ने जल्दी जल्दी कालिका सूत्र को उसके ऊपर लपेट दिया। जैसे ही उसने कालिका सूत्र लपेटा, एक जोरदार धमाके के बाद वहां एकदम सन्नाटा पसर गया। इतना सन्नाटा था कि अगर एक सुई तक गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। शैली ने राजीव से कहा, चलो, मुझे लग रहा है कि यहां हमें कोई तो क्लू जरूर मिलेगा। राजीव ने हाँ में सिर हिलाकर हामी भरी और उठकर शैली के साथ जाने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर कोने में पड़ी। फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने देखा कि कोने में सिद्धनाथ पड़ा हुआ था। उसने शैली को इशारा किया और वो दोनों सिद्धनाथ के पास जाने लगे। सिद्धनाथ कोने में बीमार सा पड़ा हुआ था। सिद्धनाथ जैसे दिखने वाले उस आदमी की आंखें पूरी काली थी, लेकिन राजीव की नजर जब कोने पर पड़ी तो उसने देखा कि उसकी आंखों में सफेदी लौट चुकी थी। वो लोग दौड़कर सिद्धनाथ के पास पहुंचे। तब सबसे पहले शैली ने सिद्धनाथ से पूछा, क्या तुम ठीक हो सिद्धनाथ? जवाब देने की बजाय कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस के साथ वो पूछने लगा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? शैली ने उससे कहा, तुम पर किसी आत्मा ने काबू पा लिया था। राजीव ने तुरंत कहा, अब हमें जल्दी यहां से निकलना होगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, शैली ने जवाब दिया और तीनों गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी सिद्धनाथ ने राजीव को अपनी तरफ खींचकर कहा, राजीव, ध्यान से। एक बाइक काफी तेजी से राजीव के बगल से निकली, जैसे बाइक सवार राजीव को अपनी बाइक से टकराना चाहता था। सिद्धनाथ ने मौके पर राजीव को खींच लिया, इसलिए बाइक वाला नाकामयाब हो गया। शैली ने राजीव से कहा, चलो जल्दी, हमें सड़क पार करके
कार में बैठना है। राजीव और सिद्धनाथ ने शैली की बात पर हामी भरी। तीनों वहां से सड़क पार करने लगे। वो लोग जैसे तैसे सड़क के किनारे पहुंचे ही थे कि तभी फुटपाथ पर वो बाइक राजीव के पीछे भागने लगी। बाइक सवार ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी। शैली और सिद्धनाथ आगे से निकल चुके थे। राजीव समझ चुका था कि बाइक सवार जानबूझकर उसकी तरफ आ रहा था और उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसीलिए राजीव अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगा। लेकिन बाइक सवार राजीव के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे वो राजीव को बुरी तरह से कुचलना चाहता था। बाइक चलाने वाले ने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए राजीव उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। राजीव खुद में सोच रहा था, ये बाइक चलाने वाला कोई लड़का नहीं, कोई लड़की लग रही है, लेकिन आखिर ये मुझे कुचलना क्यों चाहती है। राजीव अभी भी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो रही थी। इसी बीच राजीव का फोन बार बार बज रहा था। वो चिड़चिड़ाते हुए कहने लगा, यार इस फोन को भी अभी बजना था, कहीं फिर से इंस्पेक्टर त्यागी का फोन न हो। राजीव जैसे तैसे सामने दिख रही एक दीवार पर चढ़कर बैठा। फोन अभी भी बार बार बज रहा था। तंग आकर राजीव ने दीवार पर बैठे हुए फोन को उठा लिया। फोन किसी अननोन नंबर से था। फिर उसने कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक लड़की जोर जोर से हंस रही थी। राजीव ने पूछा, कौन? लड़की ने बेहद मीठी आवाज में कहा, अरे पहचाना नहीं मुझे? राजीव, वैसे अभी तो खेल शुरू हुआ है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। राजीव को फोन के दूसरी तरफ से ही घुंघरुओं की आवाज आने लगी और तुरंत फोन कट गया। राजीव सोच में पड़ गया कि आखिर ये लड़की थी कौन। अचानक से उसकी नजर सामने से आ रही बाइक पर पड़ी, जो उसी दीवार की तरफ आ रही थी। बाइक जैसे ही दीवार से टकराई, वैसे ही राजीव दीवार की दूसरी ओर कूद गया। वो कूदकर आगे भाग ही रहा था कि इतने में ही शैली की कार आकर वहां रुकी। शैली ने दरवाजा खोलकर तेज आवाज में कहा, राजीव जल्दी अंदर बैठो। राजीव जल्दी से अंदर बैठा। तब तक बाइक पर सवार लड़की दूसरी तरफ से आकर राजीव के पीछे लग गई। शैली तेजी से गाड़ी भगाने लगी। वो बाइक उन लोगों के पीछे ही थी, लेकिन शैली ने गाड़ी इतनी तेजी से भगाई कि वो बाइक पीछे ही रह गई। शैली ने राजीव की तरफ देखकर पूछा, आदमी पैदल तेज होता है या बाइक पर? राजीव पहले तो कंफ्यूज हो गया कि आखिर शैली इस वक्त ऐसे सवाल क्यों कर रही है, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, ये कैसा बेतुका सवाल है, ऑफ कोर्स बाइक पर। इस बात पर शैली मुस्कुराई और उसने कहा, फिर वो बाइक वाला तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया? शैली की बात सुनकर राजीव भी सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, इसका मतलब? शैली ने उसकी तरफ देखकर बात पूरी होने से पहले ही कह दिया, हाँ राजीव, तुम सही सोच रहे हो। उसका मकसद तुम्हें किसी खास दिशा में भेजना था और अब हम जाने अनजाने में उसी दिशा में बढ़ने लगे हैं। राजीव ने शैली की बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए कहा, इसका मतलब हम उस दिशा में बढ़ने लगे हैं, इसलिए वो यहां से चली गई? वो चली गई मतलब? शैली ने पूछा। राजीव ने शैली की तरफ देखकर कहा, मुझे लग रहा है कि बाइक पर कोई लड़की थी। शैली ने चौंक कर पूछा, क्या? पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? राजीव ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बस मुझे लग रहा है। राजीव ने खिड़की से बाहर आसपास देखा और फिर कहने लगा, ये कौन सी जगह है? उसने ये पूछकर शैली की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि शैली भी रास्तों को ध्यान से देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये जगह कौन सी है। इतने में ही पीछे से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। जैसे ही राजीव ने पीछे मुड़कर देखा तो कार की पीछे वाली सीट पर उसने जो देखा वो देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो गया। उसने अपनी कल्पना से परे चीजें देख ली थी। पीछे बैठा सिद्धनाथ अजीब तरीके से जोर जोर से हंसने लगा। शैली चिल्लाई, राजीव, ये सिद्धनाथ नहीं है, किसी ने इसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। राजीव ने घबरा कर पूछा, सिद्धनाथ को
इस कब्जे से कैसे आजाद कराएंगे? राजीव, मुझे सोचना पड़ेगा। हमें फिर से मायाजाल में उलझा दिया गया है। इसे आजाद कराए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, शैली ने कहा। राजीव ने फिर से सिद्धनाथ की तरफ देखा। वो बिल्कुल बेजान सा लग रहा था, मानो वो कोई आदमी नहीं बल्कि रिमोट से चलने वाला कोई रोबोट हो। शैली ने अपनी गाड़ी साइड में लगाई। फिर उसने राजीव को पैदल चलने के लिए इशारा किया। राजीव और शैली गाड़ी से उतरकर चलने लगे। राजीव ने शैली से पूछा, हम जा कहां रहे हैं? शैली ने सीधा देखते हुए जवाब दिया, जिधर से आए थे उधर ही चलना है। सिद्धनाथ भी उन लोगों के पीछे पीछे रोबोट की तरह चल रहा था। कुछ कदम चलते ही राजीव की पीठ पर फिर से सिरहन और ठंडक शुरू हो गई। राजीव खुद में बुदबुदाने लगा, ये दर्द मुझे बार बार क्यों होता है? लेकिन उसने सिचुएशन को देखते हुए शैली से कुछ नहीं कहा। शैली ने अचानक से राजीव को देखा और कहा, जरूर कोई शक्तिशाली आत्मा यहाँ पर हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश में है। अचानक से सिद्धनाथ एक अजीब सी आवाज में कहने लगा, राजीव, ये जगह एक कब्रिस्तान है। मैंने स्कूल के दौरान कहानी सुनी थी कि एक गांव में ऐसा फैला और पूरा गांव देखते ही देखते खत्म हो गया था। सिद्धनाथ ने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए जीरो एक्सप्रेशंस के साथ आगे कहा, उन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और आसपास के लोगों ने जमीन में गड्ढा करके उनको यहीं दफना दिया है। राजीव ने जैसे ही ये सुना वो आसपास देखने लगा। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। अचानक से उसने देखा कि जमीन से धुआं निकल रहा था और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में पूरा वातावरण एक घने कोहरे में ढक गया। उसे चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, कातिल राजीव, कातिल हो तुम, जिंदगी से बेहतर मौत लगेगी, इतना तड़पोगे। ये सब सुनकर राजीव ने अपनी आंखें और कान बंद कर लिए। जब उसे एहसास हुआ कि आवाजें बंद हो गई थी, तब उसने अपनी आंखें खोली और अपने कानों से हाथ हटाया। आंखें खोलते ही उसने देखा कि चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा था और शैली और सिद्धनाथ कहीं भी नहीं दिख रहे थे। राजीव ने शैली को चिल्लाकर आवाज दी, शैली, कहां हो तुम? उसे शैली की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि शैली सिद्धनाथ के साथ थी, जो खुद किसी आत्मा के वश में था। राजीव इधर उधर नजर घुमाकर शैली को खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो गई। वो जगह पूरी तरह से अंधेरे की गिरफ्त में आने लगी थी। फिर राजीव को अचानक से सामने शैली दिख गई। वो उसे आवाज देने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। कोहरे में अचानक से राजीव को चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राजीव को एहसास हुआ कि वो शैली की आंखें हैं। वो शैली के पीछे पीछे चलने लगा। शैली आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन राजीव को कुछ अटपटा सा लगने लगा। वो आगे बढ़कर शैली को रोकना चाहता था। वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी किसी ने राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। राजीव ने पलट कर देखा और वो डर कर थरथरा उठा। आखिर राजीव ने ऐसा क्या देख लिया कि वो थरथरा गया? क्या राजीव और शैली सिद्धनाथ को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। राजीव ने देखा कि शैली ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। राजीव डरा हुआ था। वो ये सोचने लगा, अगर शैली ये है तो फिर वो कौन थी जिसके पीछे पीछे मैं जा रहा था? जिस शैली ने राजीव के कंधे पर हाथ रखा था, उस शैली ने राजीव को अपने आगे वाली शैली को देखने का इशारा किया। राजीव ने देखा कि वो शैली तो बस चलती ही जा रही थी। राजीव ने एक चीज नोटिस की और वो खुद में बुदबुदाने लगा, ये इतनी अजीब तरह से क्यों चल रही है? इसके कदमों की तो कोई आहट, कोई आवाज ही नहीं है। देखते ही देखते आगे चलने वाली शैली कब्रों के ऊपर चलने लगी। इतने में ही पीछे वाली शैली ने राजीव का हाथ पकड़ा
और फुसफुसाकर राजीव से कहा, भागो यहां से। और उसका हाथ पकड़कर वो वहां से भागने लगी। राजीव भी उसके साथ भागने लगा। भागते भागते वो लोग कोहरे से बाहर आ गए। फिर दोनों एक जगह पर रुके। राजीव और शैली दोनों ही हाँफ रहे थे। उसी हाँफती हुई आवाज में राजीव ने पूछा, तुम और सिद्धनाथ कहाँ थे और अभी कहाँ है वो? शैली ने लंबी सांस ली और जवाब दिया, तुमने देखा था ना कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे कोई उसे किसी रिमोट से चला रहा हो। इसलिए मैं उसे बांधकर सुरक्षित करने में लगी थी और तब तक तुम। शैली ने यह कहकर राजीव को घूरा और आगे कहा, तब तक तुम तो जनाब इस कोहरे में फंस गए थे। राजीव ने तुरंत उससे पूछा, अब सिद्धनाथ कैसा है? अब तो वो पहले से बेहतर है, लेकिन काफी कमजोर है। उसके शरीर में चलने फिरने की शक्ति भी नहीं बची है। शैली की आवाज में चिंता थी। राजीव ने धीमी आवाज में पूछा, अभी वो कहाँ है? शैली ने एक बिल्डिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, वो दूर एक बिल्डिंग दिख रही है ना, वहीं पर है वो। बस किसी तरह से जैसे तैसे ये रात सेफली कट जाए। राजीव ने शैली की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया। तभी शैली ने चिंता भरी आवाज में आगे कहा, राजीव, अब भी खतरा टला नहीं है। पहले तो सिद्धनाथ की समस्या का पता लगाना होगा, तभी उसका निदान हो पाएगा। राजीव के मन को अब भी यही डर सता रहा था कि आखिर वो शैली कौन थी, और अगर वो कोई आत्मा थी तो वो शैली बनकर ही क्यों आई? तभी शैली ने उससे कहा, बहुत थकान हो रही है ना? राजीव ने तुरंत जवाब में कहा, आप सही कह रही हो, थकान तो बहुत हो रही है। रात इतनी अंधेरी और सन्नाटे भरी थी कि निडर से निडर इंसान ऐसी जगह पर कांप उठे। फिर राजीव ने उस बिल्डिंग की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डिंग उसी के इंतजार में ही खड़ी थी। राजीव के मन में तरह तरह के सवाल और आशंकाएं आ रही थी, लेकिन वो शैली से कुछ पूछता उससे पहले शैली बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगी। राजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। बिल्डिंग में जाने से पहले शैली अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। राजीव ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ, कार की तरफ? उसका सवाल पूरा होने से पहले ही शैली ने जवाब दिया, अरे एक्चुअली कुछ सामान लेना था। शैली ने ऐसा कहते हुए कार की डिक्की से कुछ यंत्र और कुछ बैग निकाले। फिर उसने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, यह कैसा यंत्र है जिससे आत्मा की प्रेजेंस के बारे में पता चलता है? यह यंत्र मैंने अमेरिका में ही एक प्रोफेसर से लिया था। राजीव ने तुरंत पूछा, ये यंत्र उन्हें कैसे मिला? शैली मुस्कुराई और कहने लगी, ये यंत्र उन्होंने अपनी कुंडलिनी हिमालय में साधना के दौरान जागृत की थी। वैसे तो वो प्रोफेसर इंडियन नहीं है, फिर भी उन्हें इंडिया के तंत्र विद्या और साधना में काफी इंटरेस्ट है। राजीव उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, अच्छा। शैली ने आगे बढ़ते हुए कहा, हाँ चलो अब चला जाए। शैली और राजीव बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। वहां पर किसी भी आत्मा के होने का संकेत नहीं मिला। सिद्धनाथ ने कुछ लकड़ियां जमा करके आग लगा दी और शैली ने भभूत और सिंदूर की मदद से एक घेरा बना दिया, और उसी घेरे के अंदर वो लोग सुरक्षित रात गुजारने वाले थे। जब शैली घेरा बना रही थी तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके चेहरे में कई जगह सिंदूर और भभूत लगा हुआ था। राजीव उसे देख देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे ये सब देखकर होली के दिन की याद आने लगी थी। वो बीते हुए लम्हों की याद में खो गया। जब शैली ने राजीव को मैसेज किया था, राजीव, पापा और भैया ने होली खेलने से मना किया है, मैं तो तुम्हारे साथ होली खेलकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजीव का ये मैसेज पढ़कर शैली मुस्कुराई, लेकिन उसे पता था कि वो इस बार होली नहीं खेल पाएगी। उसने अपना फोन बाहर रख दिया और वो नहाने चली गई। कुछ देर बाद जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने अपने सामने राजीव को देखा। शैली टॉवेल में थी। उसे देखकर राजीव ने मस्ती में कहा, लगता है मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूं।
शैली उसके पास गई और फुसफुसाते हुए कहने लगी, पागल हो क्या तुम? कैसे है? किसी ने देख लिया तो? राजीव ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, अरे अरे मेरी फेयरलेस गर्लफ्रेंड कब से डरने लगी। राजीव की बात सुनकर शैली मुस्कुराई। राजीव ने शैली के गाल पर और गले पर गुलाल लगा दिया। शैली तुरंत बोल पड़ी, अरे मैं अभी ना कर आई थी, अब तो तुम बचोगे नहीं। राजीव ने मस्ती में उसकी कमर से उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तो और नहा लेना मेरे साथ। चलो हटो। शैली ये कहकर मुस्कुराई और वो राजीव को रंग लगाने ही वाली थी, लेकिन वो इधर उधर भागने लगा। शैली भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। भागते भागते पैर फिसलने से दोनों बेड पर गिर गए। राजीव को अच्छा मौका मिल गया था शैली को और छेड़ने का। वो दोनों बहुत करीब थे, एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे। वैसे तो राजीव बहुत शर्मीला था, लेकिन एक शैली ही थी जिसके सामने वो खुलकर बिंदास रहता था। उसने शैली की आंखों में देखा और कहा, ये टॉवेल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। राजीव की ये बात सुनकर शैली शर्मा गई। उसने अपनी नजरें नीचे करके कहा, चुप करो तुम। राजीव शैली की ओर झुकने लगा और उसके नर्म होठों पर अपने होंठ मिलाकर प्यार की मिठास घोलने लगा। शैली इस लम्हे को अपनी आंखें बंद करके महसूस कर रही थी, लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजे के उस पार से आवाज आई, शैली सुनो। यह आवाज शैली के भाई की थी। ये सुनकर राजीव और शैली जल्दी से बेड से उठ गए। शैली ने नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े बेड पर ही रखे हुए थे। उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहन लिए और राजीव को वहां से जाने का इशारा किया। राजीव खिड़की के रास्ते से भागने लगा। शैली ने पास में रखे स्कार्फ से अपना चेहरा पोंछते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ भैया आई। राजीव खिड़की के उस पार जा चुका था। शैली ने रंग पोंछ तो लिया था, लेकिन अभी भी हल्का सा रंग रह ही गया था। उसके भाई ने वो रंग देख लिया और बिना कुछ कहे वो वहां से चला गया। कुछ ही मिनट बाद शैली ने जब खिड़की के बाहर देखा तो उसका भाई डंडा लेकर राजीव को दौड़ाने लगा था। शैली ने राजीव की आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, अरे कहां खो गए? राजीव ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला और शैली का चेहरा साफ करते हुए कहा, अरे वो कुछ नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर होली की याद आ गई, जब तुम्हारा भाई मुझे डंडा लेकर दौड़ा रहा था। शैली ये सुनकर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक से उसे होली के दिन राजीव और उसके बीच हुए वो रोमांटिक पल याद आ गए, जिससे वो शर्मा गई। उसने बात घुमाने के लिए तुरंत कहा, अरे याद है जब तुम मेरे घर नोट्स लेने आए थे, मेरे मम्मी पापा तुमसे कितनी सख्ती से पेश आए थे, है ना? तब कितना डर भी लगता था ना, पर मजा भी आता था जब तुम छिपकर खिड़की से मुझसे मिलने आ जाया करते थे और हम दोनों एक साथ वक्त बिताते थे। शैली ने इतनी सारी बातें नॉन स्टॉप बोल दी, लेकिन फिर वो अचानक से चुप हो गई। राजीव ने गौर किया कि जब शैली ये सब पुरानी बातें याद कर रही थी, तब उसकी आंखों में एकदम खुशी की चमक थी। राजीव अपने मन में सोचने लगा, इन बातों को इतना वक्त गुजर गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। राजीव और शैली कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए। तभी शैली ने राजीव से पूछा, भूख लगी है? राजीव ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। शैली अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालने लगी और उसने सिद्धनाथ की जलाई आग पर ही उस खाने के सामान को भुनना शुरू कर दिया। भुनी हुई ब्रेड को शैली दोनों हाथों से पकड़कर खाने लगी। राजीव उसे देखकर बस मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, शैली खाते हुए कितनी प्यारी लगती है ना, एकदम क्यूट सी गिलहरी की तरह खा रही है। वैसे शैली काफी इंटेलिजेंट भी है। मन तो करता है कि इसे अभी कसकर गले लगा लूं और अपनी बाहों में ही भर लूं। इतने में ही राजीव के कानों पर शैली की आवाज पड़ी, ओए मिस्टर राजीव, खाना नहीं है क्या तुम्हें? हा? शैली की बात सुनकर राजीव ने भी ब्रेड का एक स्लाइस उठाया। राजीव को एहसास हुआ कि शैली को लेकर उसके मन में प्यार के फूल दोबारा खिलने लगे। उसने सोचा, ये सब गलत है, अब शैली के बारे में सोचना बहुत गलत होगा, हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। उसने अपना माइंड डाइवर्ट किया और इस बात पर ध्यान देने लगा कि वो भूतलोक में क्यों आया था। राजीव के मन में शुरू से हुई सारी बातें घूमने लगी।
प्रियंका की मौत से लेकर मुंशी जी की मौत तक, अदिति का धोखा, इंस्पेक्टर का अदिति की डेड बॉडी मिलने वाली खबर देना, फिर पुलिस स्टेशन जाने पर प्रियंका की लाश देखना, सब कुछ उसके दिमाग में एक एक करके घूमने लगा। राजीव ने कुछ सोचकर तुरंत शैली से पूछा, क्या हमारा शरीर अब भी गुरु दीपक के पास बैठा होगा? और सिद्धनाथ को तो हम गुरु दीपक के पास ही छोड़कर आ गए थे ना, फिर वो इस दुनिया में कैसे आ गया? शैली ने तुरंत जवाब में कहा, राजीव, ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग नहीं है। ऐसा समझ लो कि यही हमारी दुनिया है, बस फर्क इतना है कि हम भूतलोक में हैं। इसका मतलब हम यहाँ ऐसी आत्माओं को देख सकते हैं जिन्हें अब तक मुक्ति नहीं मिली है, और वो आत्माएं अब तक मोक्ष के लिए भटक रही हैं। शैली ने आगे कहा, और हाँ, रही बात सिद्धनाथ की, तो तुम्हें ये याद होगा, जब हम अदिति के घर से निकले थे तब सिद्धनाथ कितना कमजोर हो चुका था। बस आत्मा ने इसी बात का फायदा उठाया और सिद्धनाथ के शरीर पर कब्जा करके उसे हमारे खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। राजीव कुछ सोचकर पूछने लगा, कौन हो सकती है वो आत्मा? शैली ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये पता होता तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई होती। राजीव के मन में एक और सवाल आ गया। उसने तुरंत पूछा, लेकिन शैली, आत्मा तो हम उस दुनिया में भी एक तरीके से देख ही पा रहे थे ना, और तुम तो बेशक देख पाती थी। शैली ने बिल्कुल आराम से कहा, हाँ राजीव, लेकिन याद है ना, तुम्हारे जहर के काट के लिए आत्माओं को मोक्ष दिलाने भूतलोक ही आना जरूरी था। राजीव कोई और सवाल पूछता, उसके पहले ही उसकी पीठ पर फिर से तेज दर्द होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी पीठ पर चाकू से वार कर रहा हो। वो अपने आसपास देखने लगा। उसने देखा कि घेरा बनाए हुए भभूत और सिंदूर धीरे धीरे धुआं बनकर ऊपर की ओर उड़ रही थी। शैली भी चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगी। राजीव ने घबरा कर पूछा, ये क्या हो रहा है? शैली के जवाब से पहले ही किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी और धीरे धीरे सुरक्षा रेखा पूरी तरह से धुआं बनकर उड़ गई। अब कौन सी मुसीबत ने राजीव और शैली के सामने दस्तक दी? कैसे करेंगे वो लोग इस मुसीबत का सामना? भूतलोक में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? राजीव के कानों में यह आवाज गूंज उठी। अंधेरे में उन लोगों की तरफ घूरती हुई चमक रही दो आंखें साफ दिख रही थी। राजीव उन आंखों को देखकर डर गया। धीरे धीरे एक हल्की सी रोशनी बिल्डिंग के अंदर पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो काफी देर अमावस रहने के बाद अब चांद निकल रहा हो। उसी हल्की रोशनी में राजीव को एक औरत दिखने लगी। हरे रंग की साड़ी पहने उस औरत के माथे के बीचों बीच से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत उसके माथे के बीच किसी धारदार चीज से लगकर हुई हो। उसकी आंखें एकदम अजीब सी थी। उसकी आंखें राजीव की खून की प्यासी लग रही थी। उसके माथे से खून की बूंदें टपक जरूर रही थी, लेकिन एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। राजीव उसको देखकर समझ गया कि ये एक आत्मा थी जो उसे नुकसान पहुंचाने के मकसद से आई थी। उस औरत की आत्मा धीरे धीरे राजीव की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। शैली जोर से चीखी, क्यों पीछे पड़ी हो इसके? वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, भूतलोक है ये, भूतलोक तुम लोगों की जगह नहीं है, और राजीव की तो खास खातिरदारी होगी यहाँ। राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी की सारी आत्माएं उसके ही पीछे क्यों पड़ी थी। शैली ने सिद्धनाथ से कहा, सिद्धनाथ, हमें किसी भी तरह से इस आत्मा को रोकना पड़ेगा, मदद करो मेरी। शैली उस आत्मा को रोकने के लिए मंत्र जाप करने लगी। सिद्धनाथ भी कुछ मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उन मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा था। शैली ने कालिका सूत्रों को लगातार उस आत्मा पर फेंकना शुरू किया, लेकिन वो हर बार उसके वार से बच निकल रही थी। शैली ने देखा कि सिद्धनाथ बहुत कमजोर हो चुका था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो
राजीव की तरफ देखकर चिल्लाई, राजीव तुम यहां से भागो, मैं ज्यादा देर इसे नहीं रोक पाऊंगी। राजीव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसी बीच राजीव को एहसास हुआ कि उसका पैर किसी ने पकड़ रखा था। राजीव ने हैरानी से जब नीचे देखा तो 1 से 2 साल के 2 बच्चों की आत्मा ने उसके पैर को जकड़ रखा था और वो राजीव को देखकर खिलखिलाकर हंस रहे थे। राजीव उन बच्चों से अपना पैर छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे होने के बावजूद उन आत्माओं की पकड़ बहुत अच्छी थी। राजीव समझ चुका था कि ये बच्चे इस औरत के ही होंगे जिसकी आत्मा से शैली लड़ रही थी। राजीव ने देखा कि शैली लड़ते लड़ते बहुत थक चुकी थी, उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिला था और वो लड़ाई हारने की कगार पर थी। राजीव सोचने लगा, मैं ऐसा क्या करूं कि आत्मा का ध्यान भटके और शैली को कुछ और वक्त मिले उसका सामना करने के लिए। राजीव को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी जेब से काली का सूत्र निकालकर उन बच्चों की तरफ झुकते हुए चिल्लाकर उस औरत की आत्मा से कहा, अगर तुमने मेरे दोस्तों को यहां से जाने नहीं दिया तो मैं इसी वक्त इन दोनों बच्चों को भस्म कर दूंगा। उस आत्मा ने बड़े ही गुस्से से राजीव की तरफ देखा। राजीव काली का सूत्र को उन बच्चों के नजदीक ले जा ही रहा था, तब तक वो औरत गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, छोड़ दो मेरे बच्चों को, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी। ऐसा कहकर वो औरत बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। उन बच्चों ने भी राजीव का पैर छोड़ दिया। राजीव को वहां से भागने का मौका मिल गया। वो भागकर सीढ़ियों से नीचे जाने लगा और उस औरत की आत्मा अपने बच्चों की तरफ भागकर गई और उसने उन्हें गले लगा लिया। शैली और राजीव दोनों सीढ़ियों से भागकर एक फ्लोर से नीचे उतरने लगे। इतने में उन लोगों को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राजीव को लगा कि सिद्धनाथ आया होगा। वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, सिद्धनाथ जल्दी चल। लेकिन पीछे मुड़ते ही उसने जो देखा उसके बाद वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। फिर जैसे ही शैली ने देखा उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। उन लोगों का भूत लोक आने के बाद कई अजीब तरह की चीजों से सामना हुआ था, लेकिन पीछे मुड़कर उन लोगों ने जो भी देखा उसकी उम्मीद उन लोगों ने नहीं की थी। उन लोगों की आंखों के सामने सीढ़ी से सूट बूट पहना एक आदमी नीचे उतर कर आ रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी का सिर ही नहीं था। उसके धड़ से सिर अलग हो चुका था और राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो शैली का हाथ पकड़कर आगे की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आगे का रास्ता बिल्कुल बंद नजर आ रहा था। राजीव खुद से फुसफुसाकर कहने लगा, हम ऐसे बचकर नहीं जा सकते, इस आदमी का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजीव ने अपनी जेब से काली का सूत्र निकाला और उस बिना सिर वाले आदमी की गर्दन पर फेंक दिया, लेकिन उस आदमी को कुछ नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। राजीव को अचानक से एहसास हुआ कि जब सिर्फ काली का सूत्र से काम नहीं बनता तो शैली एक मंत्र पढ़ती थी। उसने तुरंत उस मंत्र का उच्चारण करके काली का सूत्र उस सिर कटे आदमी के ऊपर फेंका और वो आदमी के पैर तुरंत वहीं जम गए। शैली राजीव की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, तुमने ये मंत्र कब याद कर लिया? ये मंत्र तो कड़ी साधना के बाद जब खुद को काबिल बना लो तभी मददगार रहता है। राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने तो तुमसे सुना था, वही आजमा लिया। शैली ने मुस्कुराकर कहा, राजीव तुम मन की बात पढ़ लेते हो। आम दुनिया में भी आत्माओं को देखा है तुमने और उनसे लड़ भी रहे हो। आम आदमी मत कहना खुद को, पावर्स तो हैं तुम में। राजीव आगे कुछ कहता, इतने में ही उस औरत की आत्मा वापस आ गई। इस बार वो बिल्कुल वीरांगना की तरह अपने दोनों बच्चों को अपनी पीठ पर बांध कर आई थी। वो आत्मा जोर जोर से कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम लोगों को मैं आसानी से उलझा लूंगी। शैली ने गुस्से में कहा, अगर तुम यहां आई ना तो तुम्हारे बच्चों के साथ ही तुम मारी जाओगी, और अगर मेरी आत्मा भूतलोक को छोड़कर चली गई ना तो तुम दोबारा कभी अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाओगी। उस आत्मा की शक्ल पर एक कुटिल मुस्कान आई और उसने कहा, मैं तो जा रही हूं अपने बच्चों के साथ, मगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा
सिद्धनाथ कहाँ है? इतना बोलकर वो आत्मा अपने बच्चों के साथ वहां से गायब हो गई। उस आत्मा के गायब होते ही शैली और राजीव ने एक दूसरे को देखा और सिद्धनाथ के बारे में सोचने लगे। राजीव ने तुरंत कहा, चलो पहले सिद्धनाथ को ढूंढते हैं। उन दोनों ने बिल्डिंग का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सिद्धनाथ उन्हें कहीं भी नहीं मिला। अचानक से शैली एक जगह पर रुक गई। राजीव ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? शैली ने अपने चेहरे पर छाई परेशानी के साथ कहा, राजीव, हम जिस आदमी को सिद्धनाथ समझ रहे थे वो सिद्धनाथ नहीं बल्कि सिर्फ एक छलावा था। किसी बेहद ही शक्तिशाली आत्मा या शक्ति ने उसे हमें यहां उलझाने के लिए भेजा था। शैली की बात सुनकर राजीव बिल्कुल असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस भूतलोक में इतनी अजीब अजीब चीजें कैसे हो रही है। कहीं ना कहीं उसे अब इन सब चीजों की आदत पड़ने लगी थी, पर फिर भी उसे ये सारी चीजें काफी खतरनाक लग रही थी। उसने तुरंत शैली से पूछा, मतलब सिद्धनाथ यहाँ है भी या नहीं? शैली ने जवाब दिया, मुझे भी कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा राजीव, लेकिन अगर कोई शक्ति हमें गुमराह करने के लिए सिद्धनाथ को यहाँ भेज सकती है या फिर उसके जैसा ही उसका हमशक्ल भेज सकती है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा होगी। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन वहां ना तो कोई बाहर जाने का रास्ता था और ना ही अंदर आने का। वो लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। शैली ने राजीव से कहा, तुम यहाँ रास्ता ढूंढो और मैं इसकी ऊपर वाली मंजिल पर जाकर रास्ता ढूंढती हूँ। कहीं ना कहीं कोई तो रास्ता जरूर निकल आएगा। राजीव ने इधर उधर रास्ता ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर जाने की गुंजाइश नजर नहीं आई। राजीव की नजरें खिड़की पर थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक से वहां शैली आ गई और वो तुरंत खिड़की से बाहर कूदने लगी। कूदते हुए वो राजीव से कहने लगी, आओ राजीव, जल्दी आओ। शैली अब खिड़की से बाहर जाकर खड़ी हो चुकी थी। वहां से भी वो राजीव को आवाज दे रही थी, आओ जल्दी आओ राजीव, वरना फंसे ही रह जाएंगे। राजीव को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, अभी तो शैली ऊपर वाली मंजिल पर रास्ता ढूंढने गई थी और वो इतनी जल्दी आकर ऐसे अचानक से खिड़की से बाहर क्यों कूद गई? राजीव को वो लड़की शैली जैसी नहीं लग रही थी। उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। उसकी स्माइल में भी वो मासूमियत नहीं थी जो शैली की मुस्कान में होती थी। उसे लड़की पर शक हुआ और उसने अपनी पॉकेट से काली का सूत्र निकाला और निशाना लगाकर बाहर खड़ी शैली के ऊपर फेंका और चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? शैली ने उसे फटकार लगाई और कहा, क्या हो गया तुम्हें? जल्दी बाहर आओ, ये सब क्या बेतुकी चीजें कर रहे हो? राजीव ने सोचा, मैं भी न खामखाई शैली पर शक करने लगा। वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने ही लगा था कि बिना सिर वाला आदमी वहां पहुंचा और उसने राजीव के ऊपर चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। तभी राजीव जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। उसने देखा कि पीछे से बिना सिर वाला आदमी उसकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा था और उसके ऊपर छलांग लगाने ही वाला था। राजीव खुद को बचाने के लिए झट से नीचे बैठ गया। बिना सिर वाला आदमी जाकर सीधे खिड़की से टकराया और बाहर निकल गया। राजीव अभी भी बैठा हुआ था, लेकिन अगले पल खिड़की के बाहर से ही उसे शैली की आवाज आई, राजीव क्या कर रहे हो? उसने उठकर वापस खिड़की के बाहर देखा तो शैली अभी भी वहीं पर ही खड़ी हुई थी। वो उसे आवाज दे रही थी, राजीव जल्दी वहां से निकलो, ये घर आत्माओं से भरा हुआ है, अभी नहीं निकले तो हमेशा के लिए फंस जाओगे, जल्दी आओ। इतने में ही धड़ाम की आवाज के साथ वो सिर कटा हुआ आदमी नीचे गिरा। राजीव सोच में पड़ गया। ग्राउंड फ्लोर से गिरने में इस आदमी को 8वें या 10वें फ्लोर से गिरने जितना वक्त कैसे लग गया? खिड़की के पास आकर शैली उसे हाथ देने लगी और उसने कहा, जल्दी करो, भागो यहां से। राजीव को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो धीरे धीरे अपना हाथ शैली की तरफ बढ़ाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुको, ये बेवकूफी मत करना राजीव। राजीव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों से उतरती हुई शैली उसे खिड़की से बाहर न जाने को कह रही थी। राजीव एकदम शॉक्ड रह गया। अपने सामने दो शैली को देखना
उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। एक तरफ एक शैली उसे खिड़की के बाहर बुला रही थी, तो दूसरी उसे जाने से मना कर रही थी। दोनों बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिख रही थी। राजीव का दिमाग चकरा गया था। सीढ़ियों से उतरकर आई शैली ने राजीव से कहा, बाहर मत जाना, वो तुम्हें बुलाकर जान से मारना चाहती है। वो एक आत्मा है, तुम्हारे साथ छल कर रही है। अगर तुम खिड़की से बाहर निकलोगे मतलब तुम 10वीं मंजिल से छलांग लगा दोगे और मर जाओगे, समझे? इतने में ही बाहर खड़ी शैली ने कहा, राजीव याद करो, हम बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर थे, तुम नीचे आए तो ये ग्राउंड हुआ ना, फिर तुम कैसे यहां से गिरकर मर जाओगे? राजीव को कहीं न कहीं दोनों की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, क्योंकि सिर कटे आदमी का इस तरह से नीचे गिरना ऐसा लगा था जैसे वो काफी ऊंचाई से गिरा था। और दूसरी तरफ राजीव को यह भी याद था कि वो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आया था। वो दुविधा में पड़कर वहीं का वहीं खड़ा था। कैसे पहचानेगा राजीव असली शैली को? कौन होगी असली और कौन महज छलावा? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एक तरफ खिड़की के बाहर खड़ी शैली राजीव को आवाज लगा रही थी, तो दूसरी तरफ सीढ़ियों से आई हुई शैली राजीव को रोकने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। दोनों कुछ न कुछ कहकर उससे अपनी बात मनवाने में आतुर थी। राजीव अभी भी खड़े खड़े सोच ही रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा, मैं क्या करूं, कैसे पता करूं? इतने में ही खिड़की के बाहर खड़ी शैली ने कहा, राजीव अपनी दाईं ओर देखो, लाल रंग की गोल सी चीज दिखेगी। वो आत्माओं के द्वारा बनाया हुआ विस्फोटक यंत्र है, मतलब समझ लो बॉम्ब है, और उसे फटने में सिर्फ कुछ ही वक्त बचा होगा। अगर वो फट गया और तुम अंदर ही रह गए तो हमेशा के लिए भूत लोक में भटकते रहोगे। राजीव ने अपनी दाईं तरफ देखा तो वहां सच में बॉम्ब जैसी लाल रंग की कोई चीज थी, जिसमें एक टाइमर लगा हुआ था, जिस पर 30 सेकंड का वक्त बचा हुआ था। अगले 30 सेकंड्स में राजीव को जिंदगी और मौत का फैसला लेना था। वो ये देखकर और भी असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मैं बाहर गया और वो शैली नकली हुई तो मैं तो मारा जाऊंगा, और अगर अंदर ही रहा और बाहर वाली शैली सही हुई तो भी इस बॉम्ब के फटने से मैं नहीं बच पाऊंगा। करूं तो क्या करूं, किसकी सुनूं? उसने दोनों तरफ की शैली को ध्यान से देखा। बाहर वाली शैली की मुस्कान में वो मासूमियत नहीं थी जो असली शैली की मुस्कान में होती थी, और अंदर वाली शैली की आंखों में उसे गुस्सा नजर आ रहा था। उसे याद आया कि जब कालिका सूत्र से काम ना बने तो कालिका चक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। उसने उस बॉम्ब की तरफ देखा तो अब सिर्फ 15 सेकंड्स का वक्त बचा हुआ था। उसने झट से कालिका चक्र निकाला और दोनों शैली की तरफ निशाना लगाया। राजीव की नजर उस बॉम्ब के टाइमर पर पड़ी, जिसमें अब सिर्फ 2 सेकंड्स रह गए थे। जैसे उन दोनों के शरीर से कालिका चक्र टकराया, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। राजीव ने अपने कान और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों के लिए उसे लगा जैसे बॉम्ब फट गया हो, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अंदर और खिड़की के बाहर वाली शैली दर्द से चीख रही थी। अब वहां पर कोई विस्फोटक यंत्र भी नहीं था। राजीव की जान में जान आई। उसने सोचा, जब तक ये दोनों शैली दर्द में है तब तक मेरे पास यहां से भागने का मौका है। वो जैसे ही वहां से निकलने की सोच रहा था कि तभी उसे एक दरवाजा टूटने की आवाज आई। राजीव ने पलट कर देखा तो वहां शैली खड़ी हुई थी। उस शैली को देखकर राजीव सोचने लगा, क्या ये एक और छलावा है? उस शैली ने आते ही राजीव की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? तभी उसने 2 और शैलियों को देखा और वो हैरान हो गया। राजीव ने इस शैली के हाथों में कालिका चक्र देखा और वो समझ गया कि यही असली शैली है। फिर वो भागकर उसके पास जाकर खड़ा हो गया। शैली के चेहरे पर राजीव के लिए एक प्राउड वाली स्माइल आई। शैली ने राजीव को देखकर कहा, तुमने इतने अच्छे तरीके से इन दोनों का सामना किया। लेकिन इतने में ही दोनों शैली वापस राजीव को ललकारने लगी। तुम उसके पीछे जाकर क्यों छिप गए? हिम्मत है तो आओ हमारे पास। दोनों छलावे वाली शैली राजीव को अपने लपेटे में लेने की कोशिश में एक के बाद एक बातें बोले जा रही थी, लेकिन राजीव उन दोनों की बातों को अनसुना कर रहा था। शैली ने गुस्से में आकर उन दोनों से कहा,
तुम लोग राजीव को अपने लपेटे में नहीं ले पाओगी। कितना भी छल कर लो, राजीव मुझे हर हाल में पहचान लेगा। शैली की ये बात सुनकर राजीव ने उसकी तरफ देखा। तभी राजीव की नजर बच्चे की आत्मा पर पड़ी। उसके हाथ में सिद्धनाथ का सिर था। ये देखकर राजीव की चीख निकल गई। वो जोर से चीखा, सिद्धनाथ! वो उस तरफ बढ़ ही रहा था कि शैली ने उसे रोक लिया और कहा, रुक जाओ राजीव, यहां पर कदम कदम पर छलावा है। तुम्हें पहचानना होगा कि क्या सच है, क्या छलावा। शैली ने मंत्र का उच्चारण करके कालिका चक्र उन दोनों शैली की तरफ जोर से फेंका। उन दोनों के शरीर पर वो चक्र लगते ही दोनों शैली का शरीर मोम की तरह पिघलने लगा और देखते ही देखते वो दोनों की सूरत में अजीब सी सिकुड़न आने लगी और दोनों की शक्ल बेहद भयानक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों की चमड़ी सड़ गई हो। वो दोनों शैली जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, तुम ऐसा नहीं कर सकते राजीव, तुम हमें पहचान नहीं पाए, तुम कातिल हो, कायर हो और नाइंसाफी के देवता भी। राजीव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों ऐसा क्यों कह रही थी। शैली ने राजीव की तरफ देखते हुए उससे कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहां से निकलना होगा। ये जगह ही माया जाल है और हम फिलहाल इसमें बुरी तरह से फंसे हुए हैं। राजीव ने हामी भरी और रास्ता खोजने की कोशिश में इधर उधर रास्ता खोज रहा था, लेकिन फिर से खिड़की के बाहर वाली शैली उसके सामने आकर खड़ी हो गई। राजीव अपने मन में सोचने लगा, ये क्या हो रहा है, ये बार बार कैसे आ जा रही है। अचानक से राजीव को एक चीख सुनाई पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शैली कुछ बुदबुदा रही थी। राजीव को समझ में नहीं आया कि शैली क्या कह रही थी। देखते ही देखते चंद मिनटों में पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। चारों ओर सिर्फ आग की लपटें दिखाई दे रही थी। उसने सामने देखा तो शैली की हमशक्ल आत्मा भी जल रही थी। राजीव ने देखा कि शैली की दूसरी हमशक्ल भी आग की चपेट में आ चुकी थी। असली शैली ने राजीव का हाथ पकड़ा और किसी तरह से वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ गए। बाहर आकर उन लोगों ने देखा कि पूरी बिल्डिंग जलकर मोम की तरह पिघल रही थी। अचानक से उसमें से एक काला साया निकलने लगा और चंद लम्हों में वो आसमान में उड़कर गायब हो गया। राजीव और शैली सड़क पर चलकर जाने लगे। अब वो लोग उस बिल्डिंग से काफी दूर आ गए। राजीव और शैली दोनों थके हुए थे। फिर दोनों फुटपाथ पर बैठे। माहौल इतना सीरियस हो गया था, इसलिए शैली ने हंसकर कहा, अरे यार देखो तो हम फुटपाथ पर आ पहुंचे। क्या किस्मत है राजीव हमारी। राजीव भी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और कहा, तुम भी ना। दोनों मुस्कुराए जरूर, पर दोनों बहुत परेशान थे। राजीव ने तुरंत पूछा, सिद्धनाथ जिंदा है या? इतना कहकर वो रुक गया। शैली ने तुरंत जवाब दिया, अंदर तुमने जो कुछ भी देखा सब छलावा था। सिद्धनाथ अभी भी जिंदा है, मगर किसी बड़ी मुसीबत में है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि धीरे धीरे वातावरण में कोहरा छाने लगा। राजीव को ठंड लगने लगी। शैली को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। राजीव भी समझ चुका था कि फिर से कोई आ पहुंचा है। उसकी पीठ में तेज दर्द उठने लगा। उसके कानों में किसी औरत की हंसी गूंजने लगी। राजीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। बार बार हो रही इन सब चीजों से वो तंग आ चुका था। एक ही बार वो गुस्से में चिल्लाया, कौन हो तुम? बार बार मुझे तड़पाने से क्या मिलेगा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? लेकिन राजीव को उसकी बातों का कोई जवाब नहीं मिला। राजीव ने फिर से कहा, अगर हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो और मार दो मुझे। खत्म कर दो एक ही बार में किस्सा, खत्म करो ये खेल। शैली ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? जिस आत्मा का भी इन सब के पीछे हाथ है, वो यही तो चाहती है कि तुम हार मान जाओ और खुद की मौत की भीख मांगो, लेकिन तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। राजीव ने शैली की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। फिर अचानक से राजीव के कंधे पर हाथ रखकर किसी ने जोरदार धक्का मारा। राजीव जमीन पर गिरते गिरते बचा। राजीव ने खुद को संभाला और ऊपर उठा।
उसने देखा कि सामने बहुत धुआं उड़ रहा था। देखते देखते वो धुआं आपस में जुड़ने लगा। राजीव ने देखा कि सामने एक अजीब काले रंग की टोपी पहनी 22-23 साल की एक लड़की खड़ी हुई थी। सुंदर नैन नक्श, गेहुआ रंग, मिर्गनैनी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। वो लड़की दिखने में काफी खूबसूरत और आकर्षक थी। उसने अपनी टोपी हटाई तो उसके लंबे घुंघराले बाल नीचे हो गए। वो राजीव को देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे की मुस्कान बहुत कुटिल थी। उसकी मिर्गनैनी आंखें सीधे राजीव की आंखों में देख रही थी। राजीव ने उस लड़की की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? क्या तुम ही सभी आत्माओं को मेरे पास भेजती हो? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? उस लड़की ने अपने कपड़ों में छिपा रखे खंजर को निकाला और राजीव के कंधे पर भोंक दिया। राजीव अब भी गुस्से में उस लड़की की तरफ देख रहा था और पूछ रहा था, मारना है ना मुझे तो मार दो ना, मगर पहले मुझे बताओ कि तुम जो कुछ भी कर रही हो क्यों कर रही हो? वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, मुझे पहचान नहीं रहे हो? तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी तबाह की थी ना राजीव। राजीव कहूं या? इतना कहकर वो रुक गई। फिर उसने आगे कहा, चलो बता ही देती हूं, नीरा हूं मैं, नीरा। राजीव उसकी बात सुनकर उसे ध्यान से देखने लगा। वो उसे पहचानने की कोशिश करने लगा, मगर वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी उसने उस खंजर की तरफ देखा जो उसके कंधे पर गड़ा हुआ था। उसने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि खंजर पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी। उसे पकड़ने के लिए हाथी के दांतों का प्रयोग किया गया था, जिस पर एक हाथी का चित्र बना हुआ था, जिसने किसी के स्वागत में अपने आगे के दोनों पैर उठाए हुए थे और अपनी सूंड को लपेटकर अपने माथे से लगाया हुआ था। अचानक से घुंघरू की आवाज आने लगी। राजीव ने सामने देखा तो बहुत सारी नर्तकियां घुंघरू पहने हुए रिदम में नाच रही थी। उन सारी नर्तकियों के बीच में वही लड़की सफेद कपड़े पहने हुए नाच रही थी और राजीव को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजीव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां पहुंच गया है। उसने जैसे ही अपनी पलकें झुकाई तो उसने वापस उस खंजर को देखा। अब अचानक से सारी नर्तकियां गायब हो चुकी थी। वो उस हाथी के चिन्ह को देख रहा था और सोच रहा था, मैंने ये कहीं तो देखा है। इतने में ही उस लड़की की आत्मा जोर से चिल्लाई, नहीं याद आया? राजीव ने सिर उठाकर देखा तो वो अभी भी राजीव की तरफ गुस्से से देख रही थी। उस लड़की की आत्मा ने फिर से पूछा, मुझे पहचाना तूने? राजीव ने ना में अपना सिर हिलाया। उस लड़की की आत्मा ने कहा, मूर्ख, सब कुछ इसी जन्म का नहीं होता। हमारा तो जन्मों जन्मांतरों का नाता है। मैं बल्लभ शाह की पुत्री नीरा हूं और तू इससे पहले। नीरा आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक से उसकी जोरदार चीख निकल गई। राजीव ने देखा तो नीरा आग में लिपटने लगी थी। शैली ने तुरंत राजीव के कंधे से खंजर निकाला और नीरा के ऊपर फेंक दिया। जैसे ही वो खंजर नीरा से टकराया, उसकी फिर से चीख निकली और वो धीरे धीरे जलकर वहां से विलुप्त हो गई। ये देखकर राजीव को बहुत गुस्सा आया। उसने जोर से चिल्लाकर शैली से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो मुझे मेरे बारे में कुछ बताने वाली थी। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे नीरा उसको कोई गहरा राज बताने वाली थी। उससे पहले शैली ने उसे गायब कर दिया। शैली राजीव को इस तरह से देखकर हैरान हो गई, क्योंकि राजीव उस पर पहली बार चिल्लाया था। शैली ने उसे देखकर कहा, वो आत्मा तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें खत्म करना चाहती थी। राजीव वापस गुस्से में चिल्लाया, झूठ! वो मुझे सब बता रही थी। अभी हमारी परेशानी खत्म हो जाती। तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया शैली। शैली राजीव का मुंह ताकते वहीं की वहीं खड़ी रह गई। राजीव को शैली की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उल्टा उसे उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि इतने दिनों बाद पहली बार वो सच जानने का करीब था, मगर शैली ने ये मौका उससे क्यों छीन लिया? आखिर कौन थी नीरा? वो राजीव को क्या बताने वाली थी? शैली ने उसे खंजर बोकर
गायब कर दिया। शैली की बात सच है या राजीव का शक? जानने के लिए सुनते रहिए ये